हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? सो आफ्टर लॉन्ग वी आर हियर अगेन। हम लोग फिर से आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो ये लिटरेचर क्रैक का प्लेटफॉर्म है विच इज स्पेशली डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, बीए एमए कोर्सेज के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और लिटरेचर उनका इंग्लिश लिटरेचर एक सब्जेक्ट के रूप में है, उनके लिए प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड है। बस बीच में कुछ समस्याएं थी जो आप बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स और उससे अवेयर भी हैं कि बीच में कुछ समस्याएं थी और अब उनको रिजॉल्व कर लिया गया है। वी आर बैक अगेन, हम फिर से आ गए हैं और हमने एक छोटा सा वीडियो भी आपको डाला हुआ था कि हमारा जो अपना ये जो चैनल है इसका एक ऑफिशियल ऐप लॉन्च हो चुका है, लिटरेचर क्रैक नाम से। आप उसको प्ले स्टोर पर देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसमें जो भी कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, जो आपके नीड के हिसाब से ज़रूरत है उसको कर सकते हैं। एलटी मींस काफ़ी जो है पिछले महीनों में देखें, पिछले 4-5 महीनों में काफ़ी एलटी को लेकर के बच्चे तैयारी कर रहे थे और उनके प्री एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। आई होप बहुत सारे बच्चे से पूछ रहे थे सर कट ऑफ क्या होने वाली है, व्हाट माइट बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, मैंने उनको अपना एक जो अनुमान था वो हमने बताया भी था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जुड़े हुए हैं और यहाँ पर लाइव क्लास में आज वो हमारे पास आए हुए हैं। तो एक बार मैं लगभग जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, जो मैं अपने कह सकते हैं कि अपने कैलकुलेशन से या जो मैं गेस कर सकता हूँ डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर एंड जो बच्चों ने स्कोर शेयर किए हैं उस आधार पर अगर मैं बताऊं तो कुछ गेस मैं कर सकता हूं। तो चलिए, सभी लोगों का स्वागत है। कुछ हमारे स्टूडेंट्स देखिए आना भी शुरू हो गए हैं, काफ़ी लंबा गैप हो गया है तो अभी टाइम लगेगा लोगों को समझने में कि क्लासेस हमारी कब चलेंगी, कहाँ से चलेंगी। तो कल तक मैं आपको टाइम टेबल भी अवेलेबल करा दूंगा। आपकी कुछ टीजीटी पीईटी की भी एमसीक्यू सीरीज की क्लासेस भी आपकी चलेंगी और उसके बाद आपकी एलटी मेंस का स्पेशल क्लास जो आपका चलने वाला है राइटिंग, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे आप बहुत अच्छे स्कोर ला सकते हैं। जैसे जीआईसी लेक्चर 2020 का एग्जामिनेशन जब हुआ था तो उसमें मैंने क्या ऐसी टेक्निक अपनाई थी आंसर राइटिंग में कि मैं फर्स्ट रैंक ला सका। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं, बाकी आपकी मेहनत और मेरा जो थोड़ा बहुत तजुर्बा है उन दोनों के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि आपको 100% सफलता मिले। तो चलिए, हम बहुत ज़्यादा समय नुकसान नहीं करते हैं और हमारे देखिए स्टूडेंट्स एक एक करके जुड़ते चले जा रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। आप सभी को यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे जो है देखिए यहाँ पर अमित जी हैं, रोहित हैं, अमृता वर्मा जी हैं। देखिए आज बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे जुड़ जाएंगे अभी हम लोग और डिस्कस करते रहेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? आई होप सब लोग मुझे सुन रहे होंगे। तो एक बार जरूर आप बताइएगा। वॉइस क्लियर नहीं है सर, रोहित कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है जरूर बताइएगा। आवाज़ में क्या दिक्कत आ रही है? थोड़ा सा हो सकता है कुछ सेटिंग में दिक्कत हो सकती है, बट लेट मी चेक इट अगेन। मैं एक बार फिर से इसको चेक कर लेता हूँ और यू ऑल कैन टेल मी। अब आप लोग बताइएगा कैसी आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा मैं सेटिंग्स सेट हो जाएंगी, काफ़ी दिन बाद हम लोग इस पर फिर से आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो फिर से उन सब कुछ चीज़ों को सेट करने का एज यू ऑल नो कि मैं बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ नहीं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व इट। मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल। चलिए फिर से हम लोग आई थिंक अब क्लियर होगा। एक बार बताइएगा आप लोग कि आवाज़ सही आ रही है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए बीके सिंह जी भी आ गए हैं, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम लोग फिर से आ जाएंगे बैक टू यू नो। एक बार हम फिर से चेक कर लेंगे इसको। होती है थोड़ा बहुत एरर तो होता ही रहता है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, हम उसको फिर से सेट करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग एक बार कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ जो है कहाँ
जा सकती है, कितनी रह सकती है? चलिए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग तो बात कर रहे हैं सिलेबस की। ये यहाँ पर हमने आपको स्क्रीन पर सिलेबस दिया हुआ है और ये सिलेबस वही है जो आपका प्री का सिलेबस है, वही मेंस का सिलेबस है। इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। हर एक यूनिट को हम धीरे धीरे करते चले जाएंगे। तो आइए देर नहीं करते हैं, एक बार हम फटाफट इसको देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि क्या हमारी कट ऑफ रह सकती है। तो हमारे ग्रुप में जो बच्चे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उनके लिए मैंने जो बताया था कि जो मेरे हिसाब से कट ऑफ हो सकती है जनरल की, जो कट ऑफ होगी जनरल की, मुझे ऐसा लगता है कि जो कट ऑफ होनी चाहिए कुछ बहुत ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा कुछ अनएक्सपेक्टेड अगर नहीं होता है, तो जहाँ तक मुझे गेस है कि जनरल की कट ऑफ वो 72 से 78 के बीच में रहने वाली है। इसी के आसपास कुछ कट ऑफ होनी चाहिए जनरल की। ये आप लोग नोट कर लीजिए। मेरा जो गेस है, पेपर को मैंने देखा है और जीएस और इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज दोनों मिला करके और माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए, और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है, मैंने उसको भी ध्यान में रखा है। तो ऐसा नहीं है, वैसे बच्चे बहुत कम होते हैं, 100+ वाले बहुत कम ही बच्चे होंगे और ज़्यादातर वही नाम होते हैं जो पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं। इस चैनल पर भी, उस ग्रुप में भी, उस ग्रुप में भी लगभग वही नंबर होते हैं। हम जैसे बताते हैं हमारे फ्रेंड का 100 है, हमारे एक फ्रेंड का 110 है, फिर दूसरा भी वही बताता है। तो मेरा जो गेस है दैट इज़ 72 to 78 मस्ट बी सेफ होना चाहिए। बाकी अनएक्सपेक्टेड के लिए तो कुछ कह नहीं सकते। और फिर इसी में अगर मैं बात करूं, ओबीसी की अगर मैं बात करूं, तो ओबीसी का जो मेरा गेस है, ओबीसी का जो मेरा गेस है वो कहीं ना कहीं आप देखिए, ये लगभग और लगभग जो है आपका 65 से लेकर के 72 तक आने के चांसेस ओबीसी के हो सकते हैं। और यही आपका लगभग ईडब्ल्यूएस का भी रहेगा, 65 से 72 तक ईडब्ल्यूएस का भी रहेगा। एससी की भी कट ऑफ ऑलमोस्ट यही जाने वाली है, 62 से लेके 68 तक मैं बताऊंगा आपको। और एसटी की कट ऑफ तो काफ़ी नीचे जाएगी, ये 40 के आसपास आएगी एसटी की कट ऑफ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लगभग जो है आपका कट ऑफ रहने वाला है। बाकी सबके अपने अपने कैलकुलेशंस हैं। आप और बहुत सारे लोग जो है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे टीचर्स हमारे पढ़ा भी रहे होते हैं और वो लगातार लगे हुए हैं, वो भी गेस कर रहे होते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अपने माइंड से कैलकुलेट कर पा रहा हूँ और सोच पा रहा हूँ, ये कट ऑफ लगभग इसी के आसपास जाने वाली है। तो इस रेंज में जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको मैं ये जरूर कहूंगा कि वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें मेंस की। इंतजार ना करें रिजल्ट का, रिजल्ट आपका 10 मार्च तक आएगा। 10 मार्च तक रिजल्ट आने के भी चांसेस हैं। जहां तक मुझे लगता है कि होली के आसपास आपके 2-4 दिन पहले या 1 हफ्ते बाद इसी के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। तो आपका रिजल्ट भी 10 मार्च तक है और आपके मेंस की डेट्स भी क्लियर हो गई हैं। आप अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, तैयारियों में अपनी कमजोरी मत करिए। रिजल्ट किसी का हो सकता है कि ना भी क्लियर हो, तो नॉलेज तो उसके पास रहेगा ही, आगे भी एग्ज़ाम देना, ऐसा तो है नहीं। ये जीवन का आखिरी एग्ज़ाम है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान की कोई एक परिधि में बांट नहीं सकते हम, ना बांध नहीं सकते। हमें क्या करना है, हमेशा सीखते रहना है। हम लर्निंग फेज़ में हमेशा रहना चाहिए। बीइंग अ टीचर मैं भी हमेशा लर्निंग फेज़ में ही रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत कंप्लीट मानूँ, परफेक्ट मानूँ, और कभी इंसान कोई हो भी नहीं सकता है। तो लर्न तो आप कर ही रहे हैं, तो लर्न करते रहिए। एग्ज़ाम डेडिकेटेड होकर, फोकस्ड होकर के आप लर्न करते रहिए, अपने मेंस को टारगेट बना करके लर्न करते रहिए। इसीलिए काफ़ी एक लंबे ब्रेक के बाद फिर से मैं आया हूँ कि मेंस में कुछ मैं आपकी मदद कर सकूं। तो चलिए, ये तो रही कट ऑफ की बात। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमारे और भी बच्चे यहाँ पर आ गए हैं जो जुड़े हुए हैं।
अब सही वॉइस है सर जी, वॉइस है, ओके ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। साहिब सिंह इज सेइंग हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू एवरीवन फॉर योर वार्म विशेस। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने हमारे जो है वो विशेस दी हैं बर्थडे की, तो थैंक यू एवरीवन। और इसीलिए मैंने सोचा था 2 फेब जो है एक नई शुरुआत मैं करता हूँ फिर से। थोड़ा बीच में थोड़ा सा हेल्थ एंड अदर इश्यूज़ की वजह से क्लासेज आपकी रुक गई थी। तो ये तो हमारा जो है कट ऑफ रहा है, जो मैं गेस कर पा रहा हूँ। फिलहाल जो होगा वो सामने आ जाएगा, लेकिन आप पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, आपको मैं सब, हमारे जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी मुझे ये लाइव देख रहे हैं और वो एक कंपटीटर हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हारिए नहीं, मन से कभी मत हारिए। दुनिया बहुत परेशान कर सकती है आपको, लेकिन अगर आप मन से नहीं हारे हैं तो अंततः आप जीतेंगे जरूर, ये जान लीजिएगा। तो मन से मत हार मानिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। आइए एक बार हम लोग सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस हमारा जो मेंस का होगा वो सिलेबस तो वही है, लेकिन क्या कैसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है, वो पूछते भी हैं कि सर क्या करूं, कैसे करूं ना। तो देखिए मैं जहां तक आपको बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन करके आपको बताऊंगा, मेंस की मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मैंने जो ऐप लिया है, मेरा मेन पर्पज़ वही है कि वहां पर ऐप में आपको टेस्ट का एक जो है पोर्टल मिलेगा, जहां से आपको मैं टेस्ट भी हर हफ्ते या 10 दिन में आपको एक टेस्ट पेपर दूंगा बना करके, और उसकी एक आंसर राइटिंग के लिए एक टाइम फिक्स रहेगा, कितने टाइम में आप उसका पीडीएफ बना करके जमा कर देंगे, और उस पीडीएफ को इवैल्यूएट करके मैं आपको बताऊंगा कि आप लगभग कहां तक पहुंच रहे हैं, और आपकी रैंकिंग वगैरह भी हम उस टेस्ट में जारी करेंगे, कितना बेहतर आप कर पा रहे हैं और आपकी तैयारी कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो ये तो रही बात। आइए सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। तो लैंग्वेज का सेक्शन जो हमारा है, ये मेंस में अगर हम देखें तो लैंग्वेज के सेक्शन पर उतना फोकस्ड जो है खास करके देखें ग्रामर वाला जो पार्ट, स्पेशली सिंटैक्स सिंथेसिस के पार्ट को लेकर के बच्चे उलझे रहते हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट होने वाला नहीं है। 2-4 छोड़ करके बहुत ज़्यादा नहीं। जो आपको आएगा मेन मैं बताऊं, वो आपका ट्रांसलेशन जरूर आएगा एग्जामिनेशन में, ये ध्यान रखिएगा। ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ये मान के चलिए मेंस में आपको एक एक पैराग्राफ आना ही है, ये आपको निश्चित रूप से पूछा जाएगा। लेटर राइटिंग भी आपको और डायलॉग राइटिंग भी देखने के लिए आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट बनेगा, जहां पर आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आपके वर्ड फॉर्मेशन वगैरह से भी क्वेश्चंस जरूर देंगे। वर्ड फॉर्मेशन से खास करके, जैसे आपको एडजेक्टिव बनाना, उसके बाद एडवर्ब बनाना, नाउन से कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको वर्ड फॉर्मेशन से जरूर आपको बताएंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच से उतने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये एरिया जो है खास करके स्पेसिफिकली देखें तो आपको फोकस करना है। उसके बाद कंप्रिहेंशन की हम बात करते हैं, तो कंप्रिहेंशन मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन में कंप्रिहेंशन नहीं देगा, मेंस राइटिंग में कंप्रिहेंशन नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे कि कहां से कैसे हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कंप्रिहेंशन का यूज होता है और कैसे हम उसको लिखते हैं। खास करके प्रेसिज राइटिंग आपको दे सकता है, ये भी एक तरीका होता है। कंप्रिहेंशन को आप एक बड़ा सा कंप्रिहेंशन पैसेज आपको दे देगा और कहेगा इसका प्रेसिज राइटिंग आप करिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे राइटिंग करना है। उसके बाद हम लिटरेचर के सेक्शन में चलते हैं। बहुत दिन बाद क्लासेस आपकी मैं ले रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे भी आज अपने आपको सेट करना पड़ रहा है। धीरे धीरे हम लोग सेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर और भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए हैं। श्वेता जी हैं यहाँ पे, अर्शी हैं। चलिए स्वागत है, सभी का स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं। तो दूसरा जो हमारा सेक्शन है दैट इज लिटरेचर। लिटरेचर का जो हमारा सेक्शन है, अगर देखें तो इसमें जो पहला ए पॉइंट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए पॉइंट, लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 10 क्वेश्चन जो शॉर्ट आने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से हैं। ये ध्यान रखिएगा। खास करके जो स्पेसिफिक रेफरेंसेस दे करके आपको सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे आपका एलेगरी है, बैलड है, ओड है, सोनेट है, इनमें से आप कोई भी मिस मत करिएगा। सबको मैं बताऊंगा कैसे आंसर राइटिंग करनी है। सबको आंसर राइटिंग सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, सबके
आंसर्स मैं लिख करके यहाँ पर आपको डिक्टेट भी करूँगा, साथ साथ में उसके PDF भी आपको ऐप पर अवेलेबल होंगे, आप उसको जरूर पढ़िएगा। कैसे लिखना है, पैराग्राफ वाइज लिखना है, हेडिंग वाइज लिखना है, कैसे कोटेशंस डालने हैं, क्या तरीका होता है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेक्शन से कम जहाँ तक मेरा गेस है, आपको 20 क्वेश्चन टोटल आएंगे तो कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन इसी सेक्शन से आपको मिलेंगे। इसी सेक्शन से 6 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको होने वाला है। हाँ, इसमें ऐड कर सकता है, जो राइटर नीचे दिए हुए हैं उनके रेफरेंसेस को दे करके ऐड कर सकता है कि इन द व्यू ऑफ द पोम्स रिटन बाय सो एंड सो, इस दे करके आपको कहीं ना कहीं वो पूछ सकता है। लेकिन यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स, स्पेशली हम बात करें पोएट्री में, रेफरेंस आपको दिया हुआ है, सोनेट दिया हुआ है। जैसे हमने आपको बताया कि सोनेट दिया है तो सोनेट के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पर बात कर सकता है, और स्पेशली आपको रेफरेंस दे सकता है कि सोनेट जो सिलेबस में आपके दिया हुआ है, या सोनेट नंबर 18, सोनेट नंबर 29, जो भी सिलेबस में आपके दिया हो उसके रेफरेंस में आपसे पूछ सकता है। दूसरा भी दे सकता है लेकिन आपसे पूछ सकता है। खास करके जो मूवमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम सोनेट्स की बात करते हैं, शेक्सपियर का सोनेट दिया हुआ है, 2 सोनेट दिए हुए हैं। तो अगर हम बात करें तो रेनेसा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे ये पूछ सकता है डेवलपमेंट ऑफ सोनेट के बारे में। अगर पूछेगा तो रेनेसा में कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है तो मिल्टन का जो रिलीजियस व्यूज हैं उसके बारे में पूछ सकता है। नेशन को लेकर के उनके क्या व्यूज थे, इसके बारे में पूछ सकता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री आपको जाननी चाहिए। उसके लिए आप एक बार हमारा जो विलियम जे लॉन्ग का हिस्ट्री का बुक है उसको एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके जरूर आप उसके सारे वीडियोस देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे आपका पोप का रेप ऑफ द लॉक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से एक क्वेश्चन मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके अगर हम बात करें तो जो हमारा कॉफ़ी क्लब वाला जो कल्चर था, हमारा क्लब हाउसेज का जो कल्चर था, उसके बारे में लेकर के 18th सेंचुरी सोसाइटी जो हमारी थी उसके बारे में लेकर के, और मॉक इपिक जो जिसके मास्टर माने जाते हैं हमारे अलेक्जेंडर साहब, तो मॉक इपिक का जो है उनके बारे में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये आप ध्यान रखेंगे। और रोमांटिसिज्म में बात करें तो हम वर्ड्सवर्थ, शेली एंड कीट्स तीनों से मिला करके रोमांटिसिज्म से एक क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना है कि रोमांटिसिज्म क्या है, इसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। खास करके यंगर जनरेशन ऑफ द रोमांटिक्स और ओल्डर जनरेशन ऑफ द रोमांटिक्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। रोमांटिक एसेइस्ट को भी थोड़ा ध्यान में हम जरूर रखेंगे। उसके बाद हम आएंगे, धीरे से पहुंचेंगे आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, तो हम आएंगे विक्टोरियन इरा में, जहां पर हमें बहुत ही फेमस टेनिसन जैसे राइटर मिलेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि टेनिसन को हम विक्टोरियन रिप्रेजेंटेटिव पोएट क्यों कहते हैं, विक्टोरियन रिप्रेजेंटेशन था क्या, विक्टोरियन कंप्रोमाइज क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। साइंस और रिलीजन का कॉन्फ्लिक्ट क्या था वहां पर 1859 में जो बुक आई, और उसने जो एक प्रकार से कह सकते हैं आउटब्रेक हुआ एक माइंडसेट में लोगों के, कि कैसे जो है धर्म की तरफ से लोग विमुख होते चले गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इसके रेफरेंस में हम उसको पढ़ेंगे। इसीलिए देखिए यहां पर सिलेबस में दिया हुआ है ट्रेंड एंड मूवमेंट्स इन पोएट्री, तो ये हमें जरूर पढ़ना है विथ स्पेशल रेफरेंस टू। मतलब अगर हम बात करें तो हमें स्पेशली फोकस करना है ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स पर। रेफरेंसेस तो सिर्फ इनके लेने हैं, इनको स्पेशल रेफरेंस देना है, लेकिन पढ़ना हमें ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स हैं, क्या क्या चला था ना, तो कौन कौन से मूवमेंट्स आए थे। जैसे ही हम 18th सेंचुरी में एंटर करेंगे, आप देखें 19th सेंचुरी में हम एंटर करेंगे, तो रोमांटिसिज्म के बाद आप देखेंगे विक्टोरियन एरा जब हमारा आता है, तो वहां पर बहुत सारे मूवमेंट चलते हैं। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, 1990s वगैरह जो चलते हैं, इनके बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखनी पड़ेगी। एक्सप्रेशनिज्म आया हमारा उसी समय, अगर आप देखें तो धीरे धीरे चीजें
आगे बढ़ रही हैं तो ये भी आपको ध्यान में रखना कौन कौन से मूवमेंट्स आए हुए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उसके बाद फिर हम देखें तो यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करते हैं ईएट्स के पास पहुँचते हैं हम, और टीएस इलियट के पास पहुँचते हैं, मॉडर्निज्म शुरू हो जाता है। नीचे आपको कुछ और भी जो है मूवमेंट्स दिए हुए हैं जहाँ पर हमको पढ़ना है मॉडर्निज्म क्या है, तो मॉडर्निस्टिक अप्रोच के साथ हम कैसे इनकी पोम्स को पढ़ेंगे, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, उसके बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखनी चाहिए। खास करके टीएस इलियट पर बेस्ड एक जो क्वेश्चन आता है वेस्टलैंड को, उसको आपको जरूर पढ़ना है। और विलियम बटलर येट्स साहब हैं, और उसके बाद विटमैन की कैप्टन माय कैप्टन है। हम एलजी अगर हम पढ़ते हैं तो एलजी में हम इसका रेफरेंस जरूर देते हैं, ये आप ध्यान रखते हैं, एलजी में इसका रेफरेंस देते हैं। उसके बाद फ्रॉस्ट हैं हमारे, फ्रॉस्ट साहब के बारे में कहा जाता है कि जो है वो वर्ड्सवर्थ से कम नहीं थे अमेरिका के। तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी होती हैं, कैसे हम इसको पढ़ेंगे। फिर इंडियन हमारे जो पोएट्स हैं, आर्यन टैगोर साहब हैं हमारे, उनकी गीतांजलि का जो पोम है, सॉन्ग नंबर 11 है, 12th है, वो आपको पढ़ना है। नजीम इस्कील साहब हैं, कैसे हम इनको पढ़ेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव में, एक जीव्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उनको ट्रीटमेंट किया गया ना, और रेस जेंडर, ये सारी चीज़ों को हम जो है वेल एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद यही सेम चीज़ हमारी, आप देखिए केवल यही ट्रेंड एंड मूवमेंट्स हमारा ड्रामा में भी हमको पढ़ना है, बस हमें रेफरेंसेस कहाँ से लेने हैं, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। एक नेट जेआरएफ का स्टूडेंट होगा, उसको अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आएगा, हायर एजुकेशन में आप जाएंगे तो विथ स्पेशल रेफरेंस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी उठा करके क्रिएशन दे सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको किसी राइटर को कोट करेगा, किसी राइटर को अगर रेफरेंस दे करके आपसे पूछेगा, तो ये जो सिलेबस में राइटर दिए हैं इन्हीं को पूछेगा, इन्हीं की जो पर्टिकुलर क्रिएशन दी हुई है। जैसे अगर मूवमेंट्स मान लीजिए पूछा है, रेनेसा एलिमेंट्स आपसे पूछ रहा है कि आप रेनेसा क्या होता है, वर्ड इज रेनेसा ना, रेनेसा आप समझाइए, गिविंग रेफरेंसेस ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ, शेक्सपियर के मैकबेथ का रेफरेंस देकर के आप समझाइए, क्योंकि यहाँ पर शेक्सपियर का मैकबेथ भी उसने आपको सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन जब थोड़ा सा और हायर लेवल पर क्वेश्चन फॉर्म होते हैं तो सीधा और सीधा रेनेसा के बारे में पूरा कह दिया जाता है, तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे आपको शेक्सपियर के मैकबेथ में देखना है कि रेनेसा एलिमेंट क्या क्या हैं, ठीक है, और उस समय की सोसाइटी के बारे में भी हमें जानने को मिलता है, तो ये हमें पढ़ना हो। उसके बाद इनकी कॉमेडी को हम पढ़ेंगे, कॉमेडी के में जो खास करके इनकी कॉमेडीज कैसे डिवाइडेड हैं उसको हम पढ़ेंगे, और कैसे इन्होंने अपने कॉमेडीज में खास करके देखें तो उस समय खास करके जेंडर को कैसे प्रमोट किया था, इन सारी चीज़ों को हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। बेन जॉनसन साहब जो हमारे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की हम जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फादर कहलाते हैं हमारे, तो इनके बारे में भी हम देखेंगे। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आपको दे देगा, पूछ लेगा कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ड्रामा में आप रेफरेंस देके बेन जॉनसन का समझाइए क्या है, तो आपको एग्जांपल आने चाहिए, कुछ कैरेक्टर के नाम आने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम एंटर करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बर्नार्ड शॉ साहब आ जाएंगे। बर्नार्ड शॉ साहब के बारे में कहा जाता है, वो कहते थे कि शेक्सपियर क्या है, शेक्सपियर मुझसे महान थोड़ी हो सकते हैं, शेक्सपियर ने तो 37 प्लेज लिखे हैं, मैंने तो 56-58 प्लेज लिखे हैं, उससे ज़्यादा ही लिखे हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कैसे सोशल इश्यूज जो है उन्होंने अपने प्लेज में उठाए हैं और उस पर डिस्कस किया हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और उस समय क्या क्या चीज़ें चल रही थी समाज में। गाल्सवर्दी हैं, गाल्सवर्दी भी हमारे देखें तो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सोशल इश्यूज को डिस्कस करते हैं, तो उसके बारे में हम प्रॉब्लम प्लेस के रूप में इनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रीस कर्नाड की जैसे हैवदना है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस वगैरह आगे चल करके कैसे डेवलप होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैरी एफ है हमारा, पूरा आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर ही बेस्ड है, जू स्टोरी, ये सारी चीज़ें देखेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देन प्रोज एंड फिक्शन में भी सेम चीज अप्लाई होगी। आप सब लोग ऑलरेडी आपने सबने प्री की तैयारी की हुई है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेंस में आपको लिखना है, इसलिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस पर ही मैं डिस्कस करूंगा, और मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप तैयार करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर बहुत इधर उधर नहीं हुआ तो आप उसी से कर लेंगे, और आपको एग्जाम दे के आएंगे, काफ़ी आपको अच्छा फील होगा कि हाँ हम तैयारी करके गए थे और हमने बहुत अच्छा किया हुआ है। तो ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स, स्पेशली इन फिक्शन की अगर हम बात करें और प्रोज की बात करें, तो वही रेनेसा
अब देखिए रेनेसां फिर से आएगा। देखिए मूवमेंट्स, ट्रेंड्स ये आपके साथ हमेशा चलेंगे। यही पढ़ना, स्पेसिफिकली आपको पढ़ना यही है, बस रेफरेंसेस आपको इन राइटर्स का लेना है, इनके जो है पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेनेसां को पढ़ना है। तो बेकन को हम पढ़ेंगे, बेकन के आप ट्रुथ के बारे में पढ़ेंगे, वास्तव में बहुत ही बेहतरीन ऐसे हमारा है। एडिसन साहब हमारे हैं, उसके बाद स्पेक्टेटर क्लब, जैसे हमने आपको बताया क्लब का कल्चर डेवलप हो रहा है, आगे चल के काफी हाउसेस का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इन सबको पॉइंट ऑफ व्यू रख करके। फिर नीचे हमारा जो सिलेबस में आप देखेंगे दिया हुआ है, तो कुछ जो है मॉडर्न जो हमारे एसेज हैं, मॉडर्न प्रोज और फिक्शंस हैं, उनमें जैसे एंटोन चेको का हमारा है, राजा राव का कांथापुरा है, तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा है, गांधी जी का क्या इम्पैक्ट उस समय की सोसाइटी पर रहा है, वो कांथापुरा के लाइट में हम लोग पढ़ेंगे। आर के नारायण साहब का द बैचलर ऑफ आर्ट्स है, उसके बाद कमला मार्कंडेय का 2 वर्जिन्स है, और हमारे किनुआ एकप साहब का थिंक फॉल्स अपार्ट बहुत ही बेहतरीन जो है फिक्शन है। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर हमारा है, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, कॉलोनियल लिटरेचर और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ये देखिए इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इस पे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन, केवल 4 क्वेश्चन करा दूंगा, लॉन्ग में भी करा दूंगा, शॉर्ट में भी करा दूंगा, उतना आपके लिए एनफ होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको जो करना है, वो क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। तो एक बार मैं देखते हैं और हमारे कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। सर मेंस के पर्पस से कॉन्सेप्चुअल क्लासेस लीजिए। हाँ, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस NM 1 2 3 4 5 आप जो भी हैं, इट्स बीइंग लॉन्ग, हम भूल भी गए हैं, बट जो है राइटिंग आपकी चेक कैसे हो पाएगी, हम बिल्कुल इसीलिए हम ऐप लेकर के आए हैं, और ऐप में बेटा वहां पर सेक्शन आपको दिया हुआ है टेस्ट का, वहीं पर हम पेपर आपको डालेंगे, और वहीं पर आपको लिमिटेड टाइम में 2 घंटे 2.5 घंटे का जो भी टाइम होगा, वो हम आपको उतना ही लिमिटेड टाइम देंगे, उतने में जिनका PDF सबमिट हो जाएगा वो एक्सेप्ट होगा, बाकी एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर उसको हम चेक करेंगे 1 हफ्ते 10 दिन में, प्रिंट निकाल करके और चेक करके फिर हम आपके स्कोर्स को वहां पर बताएंगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, और जिसमें कुछ कमियां होंगी उसको भी हम कोशिश करेंगे 1 to 1 सॉल्व करने की। तो प्रोज एंड फिक्शन हो गया। उसके बाद ये कुछ मूवमेंट्स हैं, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। देखिए ये बहुत बड़ा सेक्शन है, लेकिन इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ कॉमन चीजें हैं जो जिस पे आपको 7-8 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वो आपके लिए बहुत पर्याप्त होगा, उतना ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि राइटिंग में हम ऐसा क्या करें, क्या लिख दें, हम क्या लिख दें कि हमारा जो है नंबर बहुत अच्छा है लोगों से और दूसरे की अपेक्षा। देखिए सबसे बड़ी चीज, एक तो चीज ये होती है, फैक्ट आपके पास होने चाहिए, बिना फैक्ट के राइटिंग हो नहीं पाएगी, ध्यान रखिएगा, फैक्ट तो जरूर चाहिए, लेकिन केवल और केवल फैक्ट से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एक अच्छा एग्जामिनर जो होगा वो हमेशा आपकी क्रिएटिविटी देखता है, आपके अंदर सृजनात्मकता कितनी है, क्रिएटिविटी कितनी है, वो चेक करने की कोशिश करता है। आप एक टीचर बनेंगे, इसके बाद आप सिलेक्ट होंगे, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, आप रट के गए आपने लिख दिया ना, ये मैटर नहीं करता है, आपने समझा क्या, अपनी लैंग्वेज में उसको लिखिए। तो कभी भी मैं आपको बताऊं, लैंग्वेज को बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड करने की, बहुत ज्यादा आप सोचें कि अपने पेडेंसी दिखाइए, बहुत ज्यादा पांडित्य प्रदर्शन करिए, जो है ये लैंग्वेज में मेरे हिसाब से आवाज गड़बड़ आ रही है सर, वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? Is it clear now? Thank you very much, Deepak Dinkar ji. Thank you very much. कोई बात नहीं है, आवाज एक बार आप लोग फिर से बताइएगा, आवाज में क्या गड़बड़ी हो जा रही है। आज काफी दिन बाद एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है, मैं बताऊं ऑनेस्टली कि बहुत दिन बाद ये सिस्टम ही ऑपरेट हुआ है, बहुत दिन बाद। आपको मैंने मैसेज के थ्रू भी बताया था कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से आपकी क्लासेस नहीं ली जा रही थी, और मैं अपने ऐप पे भी काम कर रहा था, उसको भी अरेंज कराना था, वो सब
फाइनली हो चुका है। अब आपकी क्लास के नंबर आ गए, मेहनत करने का नंबर आ गया, सिलेक्शन का आपका नंबर आ गया है। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं पूरा आपका साथ दूंगा यहाँ पर। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में भी आपको मैं कुछ क्वेश्चन जरूर करा दूंगा, जहां से आपको आंसर राइटिंग में काफी आराम मिलेगा। उसके बाद कॉलोनियल लिटरेचर है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग, इन सब से आपको कम से कम 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं आंसर राइटिंग में। उसके लिए जरूरी यहां पर हम बात कर रहे थे कि लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे, बहुत इसके चक्कर में न पड़ी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो होते हैं उनको लगता है कि हम कितनी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज लिख दें, कितना टफ से टफ वर्ड हम यूज कर दें। देखिए बेटा, आप एक चीज जान लीजिए, जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा ना, लर्नेड होगा, वो कोई ऐसे हमारे गांव की लैंग्वेज में कहते हैं आंडू पांडू थोड़ी ना होगा। आप उसको लैंग्वेज में मात दे पाओगे, एटलीस्ट आप तो नहीं दे पाओगे मात, जो है इस लेवल पे जो तैयारी कर रहे हैं, ये मतलब होंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं हमारे, लेकिन ये आप जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि लैंग्वेज में आप कहना क्या चाहते हैं वो अंडरस्टूड होना चाहिए। आप एक स्टूडेंट को समझाएंगे, आप उसको पढ़ाएंगे। सपोज करिए हम बात करें कि बैलेट पर आपको आंसर राइटिंग आ गया। अब आपको बैलेट पर आपको ये नहीं कि मैं चबराम को उतार के आपने रख दिया तो आप एक बहुत अच्छे टीचर हो जाएंगे, नहीं। आप बच्चों को बता रहे हैं तो कैसे आप समझा पाएंगे, ये आपको राइटिंग में देना है। एग्जामिनर को ये समझाना है कि आई एम गोइंग टू बी अ टीचर एंड आई डू डिजर्व दिस पोस्ट, मैं इस पोस्ट को डिजर्व करता हूं भाई, ये देखिए मैं ऐसे पढ़ा दूंगा बच्चों को। वहां पर ये नहीं दिखाना कि आई एम राइटर, आई एम गोइंग टू राइट अ बुक ना। जो प्रिपरेशन करने वाले उसके लिए मैं बुक लिखने नहीं जा रहा हूं, बल्कि आई एम गोइंग टू बी टीचर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th अप टू 12th मान सकते हैं। 12th तक के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती है। तो यहाँ नहीं कि आप पूरा आपने एमएच ब्राम, कडन और एमआर हबीब से उठाया और पूरा कोटेशन पे कोटेशन पूरा रख दिया, नहीं। आप कितना बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं, कैसे आपको फैक्ट्स पता हैं, छोटे से फैक्ट्स को लेकर के आप एक स्टूडेंट को कैसे समझा सकते हैं, ये राइटिंग की टेक्निक होनी चाहिए। एक चीज का जरूर आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी कल्चर हमारा जो चलता है, यूनिवर्सिटी कल्चर में कहा जाता है कि पेज को काउंट करके, पेज की मोटाई देख करके, जितना मोटा किन्ने के बाद पेज आएगा उस हिसाब से नंबर देते हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो कहीं दिखेंगे नहीं, रोल नंबर आएगा नहीं। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी, वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस आपकी, इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा फैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल कहानी आप बना रहे हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो बच्चा उसी चीज को घुमा के 4 बार लिखता है। जैसे वो उसके दिमाग में आ गया कि बैलेट के बारे में उसने लिखा कि बैलेट वर्ड जो है बेलारे से लिया हुआ है, वही आगे चल के फिर से दो लाइन बाद फिर से वही दोहराएगा, 2 लाइन बाद फिर। ऐसा मत करिएगा, ऐसा करेंगे नंबर आपके कट जाएंगे। वर्ड को एक्सीड नहीं करिएगा। अगर आपको 150 वर्ड्स में कहा है लिखने के लिए तो 150 वर्ड्स को एक्सीड मत करिए। अब आप कहेंगे कि सर वहां पर उसी बीच में हम वर्ड कैसे काउंट करेंगे? वर्ड काउंट नहीं करना आपको। आप एक एवरेज होता है, एक एवरेज होता है। एवरेज क्या है कि आप एक, आपकी राइटिंग की, हर स्टूडेंट्स की, हर एक राइटर की एक अपनी स्टाइल होती है। वो राइट करता है, उसको पता है कि हमारे पेज की लाइन इतनी बड़ी है, इसमें 8 से 10 वर्ड आएंगे, तो 8 से 10 वर्ड आएंगे। अगर हमें 200 वर्ड्स का लिखना है या 150 का लिखना है तो हम 15 लाइन लिखेंगे, 15 लाइन, या बहुत करेंगे 16 लाइन लिखेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं लिखेंगे। तो ये आपको गेस करना, इसी में आंसर को कंप्लीट करना है, ये ध्यान रखिएगा। सारी चीजें इसी में समझा लेनी है। पता चला कहानी आपने, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, सोनेट है। चलिए आइए हम आपको एक दूसरे पेज पे ले चलते हैं जहां पे हमने आपके लिए कुछ छोटा सा एक एग्जांपल सेट करके रखा हुआ है कि कैसे आप राइटिंग करेंगे, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पर ओड लेके आया हूं आपके लिए। चलिए आइए एक बार देख लेते हैं इसको। विजुअल है, बिल्कुल दिख रहा होगा, मुझे लग रहा है आपको सबको दिख रहा होगा ना। चलिए तो माइक माउथ के करीब ज्यादा होने से वॉइस नहीं, देखो बेटा ऐसा है ना, अभी इसकी सेटिंग थोड़ी सी मुझे सेट करनी पड़ेगी। इसमें ये सारी चीजें हैं, नॉइज कैंसलेशन वगैरह और ये सारी चीजें जितनी हैं सब चीजें हैं, लेकिन अभी क्या है कि काफी दिन बाद इसको मैं खुद ही यूज कर रहा हूं, तो मुझे अभी इसकी सेटिंग को थोड़ा सा जो है करना पड़ेगा सेट। तो
सही हो जाएगा। फिलहाल मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। चलिए, हाँ तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, अब राइटिंग के भी दो तरीके हैं। ये तो मैं आपको देखिए आज ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस आपका क्या है, कैसे आपको लिखना है। कल से आपकी क्लासेस में एक एक टॉपिक को लेकर के मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे जैसे मैं आपके लिए ओड लेके आया हूँ, तो ओड हो गया, बैलेड हो गया, सोनेट हो गया ना, ये सारे पे कैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे उस पर मैं डिस्कस करूंगा। क्या क्या फैक्ट्स आपको डालने हैं। लैंग्वेज आपकी अपनी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मेरी अपनी लैंग्वेज है, वहाँ पर आपकी अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए। पंक्चुएशन वगैरह का, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का जरूर ध्यान रखिएगा। आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपसे ग्रामेटिकल एरर की उम्मीद नहीं की जा सकती, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप ही ग्रामेटिकली अगर इनकरेक्ट लिखेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस चीज का बड़ा मायने रखता है। राइटिंग थोड़ी सी आपकी खराब है, नो वरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं, सर मेरी राइटिंग बड़ी पुअर है, मेरी राइटिंग बड़ी पुअर है। कोई बात नहीं है, राइटिंग पुअर है वो चल जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए। सेंटेंस फ्रेमिंग आपकी सही होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब ऐसा नहीं कि पढ़ ही ना पाए एग्जामिनर, ये भी ध्यान रखिए। इसलिए जरूरी है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप डेली लिखना सीखिए, 1 घंटे तो कम से कम अभी लिखना सीखिए, और 1 महीने बाद आप 2 घंटे डेली लिखिए, अगले 1 महीने बाद 3 घंटे डेली लिखना शुरू करिए, तब जाके कहीं आपको राइटिंग की प्रैक्टिस हो पाएगी, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो एग्जामिनेशन में हाथ दुखने लगता है, पेज नहीं भर पाते। जब मैं मेंस दे करके मैं निकला था तो बहुत सारे बच्चे बस यही कह रहे थे कि अरे हम तो कवर ही नहीं कर पाए, हमारा तो 60 नंबर का छूट गया, हमारा तो 50 नंबर का छूट गया, कोई 100 नंबर का छूट गया, ऐसे बता रहे थे। तो आपको वो भी चीजें मैं बताऊंगा कैसे लिखना है और कैसे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आपको हमने बताया कि जैसे मान लीजिए ये ओड है, ओड पे आपको आ गया लिखने के लिए ना कि डिफाइन ओड, ओड को आप डिफाइन करिए, 150 वर्ड्स में आपको आ गया। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आपको पहले बताना ओड क्या होता है। तो जैसे आपने बताया कि एन ओड इज अ लिरिकल पोम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस डीप फीलिंग्स सीरियसली एंड रिफ्लेक्टिवली ना। तो अब थोड़ा सा क्या है, सेंटेंस को आप अच्छा बनाना सीखिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। इट इज यूजुअली रिटन इन प्रेज ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लाइक नेचर, ब्यूटी और आर्ट। बस हो गया, ये समाप्त हो गया, ध्यान रखिएगा। अब इससे ज्यादा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करिए कि ओड क्या है। अब तुरंत आ जाइए इसके ओरिजिन पर। टीचर को हमें बताना है कि हम ओड के बारे में जानते हैं, ये नहीं कि केवल अब उसी में आपने बताना शुरू कर दिया कि ऑब्जेक्ट कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट में लब हो सकता है, ये हो सकता है, दुनिया भर की गाथा आपने बता दी ना। ऐसा मत करिए। टीचर इतना समझ में आ गया उसके कि हाँ, आप एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कोई पर्सन ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको प्रेज किया जाता है, रिटन प्रेज होता है, नॉर्मली यही हमारा ओड होता है ना। प्रेज सॉन्ग भी हम इसको बोलते हैं, प्रेज सॉन्ग भी बोलते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपको तुरंत आना है, उसके ओरिजिन पर आपको बात करनी है, कहां से लिया गया तो आपने बता दिया। तो टीचर को ये समझ में आ गया कि हाँ, बच्चे ने पढ़ा हुआ है, इसको पता है कि ग्रीक से ये टर्मिनोलॉजी जो है हमारी आई हुई है, वहां से हमें मिला है, जिसका मतलब सॉन्ग होता है। अब ये क्या है, इसका मतलब कि ये ओरिजिनली क्या है, गाने के लिए लिखा गया था, टू बी संग। इतना आपने बता दिया। अब आपको तुरंत बताना है कि कौन थे जिन्होंने इसको प्रोपाउंड किया, आगे बढ़ाया। तो पिंडार साहब थे, आपने तुरंत बता दिया, पिंडार ने ओड लिखा है, उन्हीं के नाम से पिंडारी कोड पढ़ा है। उसके बाद आपने ओड के कुछ रेफरेंसेस दे दिए। आप ओड के टाइप्स भी आप दे सकते हैं, होरेसन ओड, पिंडार, इर्रेगुलर ओड, ये भी आप बता सकते हैं। उसके बाद आपने तुरंत बताया कि हमारा जो ओड है आगे जैसे जैसे बढ़ा, इंग्लैंड में आया, फिर डेवलप हुआ, खास करके रोमांटिक पीरियड में सबसे ज्यादा डेवलप हुआ। तो उसमें कौन कौन से थे, तो हमारे जॉन कीट्स ने बहुत पॉपुलराइज किया। इनके 6 ग्रेट ओड्स आप सब लोग जानते हैं, वहां पर आप रेफरेंस भी ब्रैकेट में दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जॉन कीट्स पर मत फोकस कर दीजिएगा, क्योंकि जॉन कीट्स ही अकेले नहीं है, बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ओड के टाइप्स आपने बता दिए, पिंडारिक होता है, होरेशन होता है, इरेगुलर होता है। और इरेगुलर ओड में जो है हम देखते हैं कि फॉर्म को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं हम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, ये इरेगुलर ओड कहलाता है। अब इतना आपने बता दिया और 2-3 आपने एग्जांपल दे दिए, जैसे कीट्स का ओड ऑन ग्रेसियन है, यहाँ पर एग्जांपल, ओड टू ब्यूटी, कुछ भी आप जो एग्जांपल आपने पढ़े हुए हैं आप दे दीजिए, ओड टू मेलांकोली ना, वो आपने बता दिया।
और एक आध लाइन अगर आपने कोट कर दी कि ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी जो है ये एक्सप्रेस करता है, इस पोम की आइडिया को एक्सप्रेस करता है। उसके बाद ओड टू ऑटम है, इतना आपके लिए पर्याप्त है। अब आप इतना काउंट करेंगे तो लगभग 150 वर्ड्स का या 250 वर्ड्स का जो बना होगा उतने ही वर्ड होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। आपने सब कुछ बता दिया, एग्जामिनर को आपने बता दिया ओड क्या होता है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है ये भी आपने बता दिया। एग्जामिनर को आपने ये भी बता दिया बेटा कि ओड कितने प्रकार के होते हैं और इंग्लैंड में कौन से इसको सबसे बेहतरीन ओड राइटर थे, फेमस ओड राइटर थे, उसको भी आपने बता दिया। तो इसमें आपको बस केवल ध्यान देना है कि ये सारी चीज के साथ साथ आपकी लैंग्वेज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, प्लस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, सेमीकोलन कहाँ पर, मतलब पंक्चुएशंस की बात करें, ग्रामर की बात करें, सेंटेंस। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पता चला प्रेजेंट में जो है सेंटेंस उनका रन कर रहा है, पता चला उसी में पास्ट पहुंच गए, उसी में फ्यूचर पहुंच गए, फिर प्रेजेंट आ गए। ये मत करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का, लिखते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है सिस्टमैटिक तरीके से जहां पर आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। ये तो रहा कि आपको यूपीपीएससी टाइप में राइटिंग आपको करनी है। दूसरा, राइटिंग बहुत सारे टीचर्स भी बताते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो ग्रेजुएशन लेवल पे यूनिवर्सिटी में अगर हम देखें तो हम हेडिंग वाइज भी लिखते हैं। तो हेडिंग वाइज भी बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं, उनको लगता है कि हम ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, कर भी सकते हैं और करते भी हैं, डिपेंड करता है आपको एग्जामिनर कैसा मिल गया। हो सकता है हेडिंग बहुत पसंद करने वाला एग्जामिनर मिल जाए, तो इसको आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। जैसे ओड आ गया तो ओड आपने यहाँ पर ये आपने लिखा तो आपने सिंपल सा आपने लिख दिया डेफिनेशन, आपने सिंपल में लिख दिया डेफिनेशन, एक हेडिंग आपकी हो गई डेफिनेशन की। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ पर दूसरा हो गया आपका ओरिजिन, आपने ओरिजिन लिख दिया कहाँ से आया हुआ है। तीसरा आपने लिख दिया जो है इसका डेवलपमेंट, ओरिजिन के बाद आपने तीसरा पॉइंट बना दिया डेवलपमेंट। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए लिखा भी है द ओड डेवलप्ड स्लोली एंड रीच्ड मैच्योरिटी, तो यहाँ पर आप डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा आपने लिख दिया टाइप्स, आपने टाइप्स लिख दिया, आपको टाइप्स मिल गए। टाइप्स में भी आपने, आप चाहे टाइप्स को भी पॉइंट वाइज पेज भरना होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं, ध्यान रखना वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। इसलिए बहुत ये परेशान मत होना कि बहुत ज़्यादा मैं अगर 200 का वर्ड का कहा है 500 लिख करके मैं ज़्यादा नंबर पा जाऊंगा, बिल्कुल नहीं, उल्टा पड़ जाएगा दांव। तो आपने टाइप्स लिख दिया, आपने तीनों टाइप्स आपने बता दिए। अगर आपको लगता है कि ये 500 वर्ड में पूछ लिया है, अब आपके पास कंटेंट नहीं है, तो आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए कि पिंडार जो थे, पिंडारी कोड थे, इसके 3 मूवमेंट्स होते थे, हाँ ये सारी चीजें। आप होरेशन था, होरेशन ओड में होरेस जो थे उन्होंने ओड को किया, इरेगुलर ओड खास करके किसने पॉपुलराइज किया, अब्राहम कॉले वगैरह का नाम आप, ये सारी चीजें आप वहां पर डिफाइन कर सकते हैं अगर वर्ड लिमिट आपको बढ़ानी है तो। लेकिन उसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, नहीं नॉलेज होगी तो घुमा फिरा के वही बार बार पिंडार पिंडार पिंडार, और वो भी कहेगा इसको 0 दे करके पिंड छुड़ाओ जो है ना। उसके बाद आपका जो है एग्जाम्पल्स, आप चाहें तो एक दे सकते हैं फेमस एग्जाम्पल्स या फेमस राइटर्स करके, आप चाहें तो यहाँ पर कीट्स की कुछ रचनाओं के नाम, सेली का आप लिख सकते हैं, उसके बाद वर्ड्सवर्थ ने भी लिखा है, उसके बाद कॉलरीज ने भी लिखा है रोमांटिक्स में, अब्राहम काले वगैरह का आप लिख सकते हैं। ये आप कुछ एग्जाम्पल्स भी चाहें तो दे सकते हैं अगर वर्ड लिमिट बढ़ानी है आपको तो, अदरवाइज बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। 1-2 नाम लेकर के, 1-2 राइटिंग का नाम दे करके बस आप उत्ते पे चुप हो जाइए, और लास्ट में आप कंक्लूजन चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई जरूरत नहीं है, बस लास्ट में 2 लाइंस लिख करके आप वहां पर आंसर, आपका ये क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपका इस तरीके से आप लिखेंगे, तो अगर ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है तो आई एम डैम श्योर कि आपको 7 से 8 नंबर मिल जाएंगे। 7 से 8 नंबर बहुत होते हैं भाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अब कुछ चमत्कार किसी के साथ हो जाए तो नहीं कह सकता, 7 से 8 नंबर यूपीपीएससी में बहुत होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो निश्चित रूप से हाँ, 2 चीजों का ध्यान रखना है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा राइटिंग कोशिश करिए कि अच्छी हो, अभी से राइटिंग प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए। तो
तो हम ऐसे क्वेश्चंस आपको बना करके लाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे कम से कम आपको डेली 3-4 क्वेश्चन हम करवाएंगे। आपके एग्जाम तक आते आते 200 से 300 क्वेश्चंस आपको तैयार ऐसे करवा देंगे, जहां से आपको मान के चलिए 10-15 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। और 10-15 क्वेश्चन आपने सही से लिख दिए ना, एग्जाम में कल्याण हो गया आपका, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। जैसे इसी टाइप से हमने आपके लिए एग्जाम्पल बैलेड का बनाया हुआ है। आप चाहें तो इसको हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। बैलेड की डेफिनेशन आपने लिख दी कि एक नरेटिव पोम होती है दैट टेल्स अ स्टोरी इन अ वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट मैनर, आपने बता दिया। और ये उसके बाद आपने ओरिजिन बता दिया कि फ्रेंच के जो है बैलेडी से आया हुआ है, जो कि खुद जो है बलारे वर्ड से आया हुआ है लैटिन के, जिसका मतलब डांस होता है, आपने बता दिया। उसके बाद आपने इसके डेवलपमेंट के बारे में बात कर ली, इसके मूवमेंट्स के बारे में बात कर ली, इसमें क्या थीम होती है। आप चाहें तो थीम भी लिख सकते हैं, जैसे आपको करना है, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद बैलेड स्टैंजा, आपको मैंने बैलेड स्टैंजा भी पढ़ाया हुआ है। बैलेड स्टैंजा क्या होता है वो आप बता दीजिए, और उसकी राइमिंग क्या होती है आपने बता दिया। टेट्रामीटर फॉलोड बाय ट्राईमीटर, यही हमारी लाइन होती है। उसके बाद कुछ आपने एग्जाम्पल दे दिए, जैसे बाद में चाइल्ड के जो बैलेड्स हैं, उसके बाद हमारे परसी साहब हैं, उन्होंने बैलेड को ओ किया, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, रोमांटिक एरा में देखें वर्ड्सवर्थ कॉलरिज जैसे राइटर हैं, इन्होंने जो है बैलेड लिखा हुआ है, तो ये सब आप नाम वहाँ पर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो आज आपको समझाने, सर प्लीज मार्क इज इट इन मेंस आल्सो। यस यस डेफिनेटली दीपक, माइनस मार्किंग है, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको बताते चल रहा हूँ। माइनस मार्किंग है और बड़ी तगड़ी माइनस मार्किंग है, 1/3 की है, शायद 1/3 की है, ध्यान रखिएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसको कभी मत भूलिएगा। देयर इज नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो चलिए ये तो रही बात, हमने कर ली, आपको थोड़ा सा समझा दिया। अब आइए जो है हम बात कर लेते हैं कि अभी आपको क्या करना है। अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चंस हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जो कुछ ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि सर जो है हमारे पास पैसा नहीं है, ये दिक्कतें हैं वो दिक्कतें हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी है, मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझे पर्सनली अपनी बातें बताइए, आई विल कंसीडर दैट, मैं उसको कंसीडर करूंगा। और बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज है, सर आपने फ़ी क्या रखी है। फ़ी में क्या ही, फ़ी में चार्ज करने के मूड में बिल्कुल रहता नहीं हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि हर चीज़ का एक कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस ज़रूर होते हैं आपके, चाहे जैसे हमने आपके लिए एप्लीकेशन लिया, एप्लीकेशन के चार्जेस हैं, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा जिस पे काम करना पड़ता है। ज़रूरत पड़ी तो हमें किसी को रखना भी पड़ेगा, अभी तो हम 1 मैन आर्मी हैं, तो उसके लिए भी तो हमने नॉमिनल चार्जेस जो है, बहुत सारे लोग हैं जो 10,000, 15,000, 8,000 ले रहे हैं, बहुत सारे लोग 5,000 भी ले रहे हैं, बहुत सारे लोग 2,000 में भी आपको पढ़ा देंगे, श्योर है। लेकिन क्या पढ़ाएंगे वो आप जानेंगे और वो जानेंगे, मैं तो नहीं जानता। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है जो है कि क्या ही करते हैं, राम जाने, वो तो उनका काम जाने। लेकिन हमने 5,000 जो है 4,999 की फ़ी हमने मेंस के लिए रखी है, जहाँ पर मेंस के लिए स्पेशली अगर हम देखें तो आपको क्वेश्चंस हम कह सकते हैं रेडीमेड फॉर्म में ही देंगे। आप अगर वैसे के वैसे तैयार करके जाके लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद जो है बहुत सारे बच्चों ने इस पर भी, मेरे बच्चे बहुत दिन से जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ठीक है 3,000 जो है डिस्काउंट के बाद मैंने इसको 3,000 कर दिया है। और 3,000 से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा मुझे पता है, क्योंकि आपके टेस्ट पेपर वगैरह लेना, फिर उसके प्रिंट निकालना, उसको चेक करना, बहुत काम होता है एक आदमी के लिए जो है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओनली 3,000 आपको पे करना है, 1 टाइम ही पे करना है। उसमें ऑप्शन क्या है 2 टाइम 3 टाइम का। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है, मैं उससे पर्सनली बात कर लूँगा। तो 3,000 इज़ वेल अफोर्डेबल, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। आप 10,000 15,000 जो कंटेंट दे रहे हैं, मैं गारंटी सब तो यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा कि उनसे बेहतर ही दूँ और बेहतर दूँगा भी। ये मैं जानता हूँ कि मैं जो जिस हिसाब से मेहनत करता हूँ, डेडिकेशन मेरा एक रहता है बच्चों के लिए, जितना कर सकूँ बेहतर कर सकूँ। तो ये आपको पे करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर आप जाइए, प्ले स्टोर पर लिटरेचर क्रैक का एप्लीकेशन आया हुआ है, आज ही लॉन्च हुआ है लिटरेचर क्रैक का
लिटरेचर क्रैक एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, वहाँ पर लॉगिन करिए, वहाँ पर आपका कोर्स पब्लिश किया गया है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपकी सारी लाइव क्लासेस चलेंगी। वहाँ पे आपको इन सब का पीडीएफ भी वहीं पे आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, जहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो लिटरेचर क्रैक आप डाउनलोड कर लीजिए इसको जो है। और लिटरेचर क्रैक का अपना इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी हम आपको कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर देते रहेंगे छोटे छोटे। तो ये आप इसको भी आप फॉलो वगैरह जो भी करना होता है अपना कर लीजिएगा। और अपनी तैयारी को जारी रखिए, मनोबल को अपने डाउन मत होने दीजिए। पैसे की बहुत समस्या, देखिए इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको समस्या नहीं हो। जो कई हजार करोड़ों का मालिक है उससे भी आप मिलेंगे तो बताएगा समस्या है। ज़रूरत ये होती है कि आप क्या उचित समझते हैं, कहाँ आप लगाना उचित समझते हैं। बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज वगैरह मेरा अपना नहीं है ना, उसका बहुत ज़्यादा मैं वो रखता हूँ बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करूँ। हाँ ये है चूँकि समय की मांग है कि बच्चों तक अगर पहुँचना है तो थोड़ा बहुत तो आपको लोगों को बताने के लिए आना पड़ेगा ऑनलाइन पे कि हाँ भैया हम भी ये काम करते हैं और हम उनसे बेहतर तरीके से करते हैं और हम उनसे कम दाम में करते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। तो ये तो रही आपके लिए जानकारी। तो अब आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, आप जाइए प्ले स्टोर पर और तुरंत अपना लिटरेचर क्रैक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको आने वाले समय में बहुत सारे कोर्सेज जो आपके हैं सब अवेलेबल मिलेंगे। यूनिवर्सिटी के भी कोर्सेज मिलेंगे, आपके एलटी एग्जामिनेशन के भी, जीआईसी। हाँ एक सूचना आपके लिए ये है कि जीआईसी लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है, जीआईसी लेक्चरर का, एलटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जीआईसी लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है इसके भी एमसीक्यूज हम शुरू करने वाले हैं। उसके बाद टीजीटी का हमने बहुत सारा एमसीक्यू करा दिया है, जो बचा हुआ है एमसीक्यू वो हम कराने वाले हैं, प्लस पीजीटी के भी एमसीक्यूज आपके चलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑल दीज कोर्सेज विल बी अवेलेबल ऑन और प्लेटफॉर्म, हमारा जो प्लेटफॉर्म है ऐप है उस पर अवेलेबल होगा। यहाँ पे भी हम आपसे मिलते रहेंगे, लाइव हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं ज्वाइन करना चाहते या नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे, उनकी क्या समस्याएं हैं मैं उस पर ज़रूर विचार करूंगा। तो ये भी आपकी क्लासेस निश्चित रूप से कंटिन्यूअस चलेंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज शुरुआत थी, काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई आप लोगों से। आप लोग ज़रूर कमेंट करके वीडियो के बाद ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज आपको क्लास कैसी लगी है, आप क्या चाहते हैं। ज़रूर अपने देखिए अपने व्यूज़ ज़रूर दिया करिए, अपने सजेशंस ज़रूर दिया करिए। हमें सजेशंस क्या करते हैं, हमें आपके सजेशन से अपने आप को करेक्ट करने में मदद मिलती है। इसलिए नहीं सजेशन चाहिए, सजेशन अपने आप को करेक्ट में, हर इंसान में गलतियां होती हैं, उन गलतियों को करेक्ट कर सकते हैं हम। 10 लोगों से सीखते हैं, जो बेहतर होता है उसको हम अडॉप्ट करते हैं। तो ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स वगैरह लाइक जो भी है एक्सेट्रा आप ज़रूर करते रहिएगा। ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर मिलिए। तो लेट्स मीट यू अगेन, कल आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी और हम आपको टाइम टेबल भी अपलोड कर देंगे कि कितने बजे से आपकी क्लासेस ऐप पर चलने वाली हैं। तो वहाँ पर आप लोग टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ ऐप पर ध्यान रखिएगा, लाइव क्लासेस ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रहती हैं, जब भी आप चाहेंगे उसको आराम से सुन पाएंगे, ठीक है। तो सी यू देन, कल आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, कॉन्फिडेंट रहिए। जिंदगी खत्म नहीं होने वाली एक एग्जाम से, और एक एग्जाम ही नहीं है, यही जिंदगी है। ये सोच के आप पढ़ाई करिए, निश्चित रूप से पार होंगे। तो चलिए शुभ रात्रि सभी को।